स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्या नाम है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्या नाम है टॉपिक का? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखो पहले हम बात करें जो सेल जो साइकिल कोशिका जो विभाजन और जो सेल साइकिल के बारे में। देखो जो कोशी हमारा जीवों का जो शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। और यानी जो संतति मात्र कोशिकाओं के द्वारा जब संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, मात्र कोशिकाओं के द्वारा जब संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के बारे में ऐसा रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था। किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था। ये क्या कहते हैं रुडोल्फ विर्चोव कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यानी पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। अब we know very well all living organisms are made up of cells. New progeny cells are developed from mother cells. This is called cell division. Cell division was introduced by Rudolf Virchow. According to Rudolf Virchow, new cells are developed from old cells. देखो अब हम बात करते हैं कोशिका जो चक्र है उसके बारे में, सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल या जो कोशिका चक्र है इसका मतलब समझते हैं। सेल साइकिल या जो कोशिका जो चक्र है इसके बारे में समझते हैं। सेल साइकिल या कोशिका चक्र। देखो सेल साइकिल या कोशिका चक्र का मतलब होता है कि जीनोम व कोशिका के अन्य घटकों के संश्लेषण को, जीनोम व कोशिका के अन्य घटकों के संश्लेषण को कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र किसको बोलते हैं? जीनोम व कोशिका के अन्य घटकों के संश्लेषण को सेल साइकिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है। जीनोम का मतलब समझते हैं कि जीनोम का मतलब होता है अगुणित गुणसूत्रों की संख्या, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या। जैसे मानव में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। तो अगुणित यानी आधे कितने हो गए? 23। यानी जीनोम किसको बोलते हैं? अगुणित गुणसूत्रों की संख्या। पर जीनोम व कोशिका के अन्य घटकों या अन्य भागों के संश्लेषण को क्या बोलते हैं? कोशिका चक्र। क्या बोलेंगे? कोशिका चक्र। Synthesis of genome and other components of the cell is called cell cycle. Haploid number of chromosomes is called genome. देखो कोशिका जो चक्र जो होता है वो दो अवस्थाओं में संपन्न होता है। कितनी अवस्थाओं में? दो अवस्थाओं में। पहली जो कोशिका चक्र की अवस्था उसको बोलते हैं अंतरावस्था। क्या बोलते हैं उसको? अंतरावस्था। क्या बोलेंगे उसको? अंतरावस्था, इंटरफेज। कितनी अवस्थाओं में संपन्न होता है? दो में, इंटरफेज और दूसरी है विभाजन प्रावस्था। विभाजन प्रावस्था, डिवीजन फेज। कौन सी है? डिवीजन। यानी जो सेल साइकिल है वो अंतरावस्था और विभाजन प्रावस्था के द्वारा संपन्न होता है। इसके द्वारा अंतरावस्था और विभाजन प्रावस्था के द्वारा संपन्न होता है। पहले बात करें इंटरफेज की। इंटरफेज है इसको तीन अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? तीन। जीवन अवस्था यानी जीवन फेज, एस फेज, एस अवस्था, और अगली है G2 अवस्था। कौन सी है? G2 अवस्था। यानी जो अंतरावस्था इसको कितने भागों में? तीन भागों में। देखो जीवन जो अवस्था इसके बारे में बात करें हम, इस अवस्था में क्या होता है कि जो सेल ग्रोथ जो होती है, कोशिका जो वृद्धि होती है उसका नियंत्रण केंद्रित करता है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो सेल ग्रोथ इन दिस फेज, सेल ग्रोथ इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। यानी कोशिका जो वृद्धि होती है उसको कंट्रोल
कौन करता है? केंद्रक। और इस अवस्था में क्या होगा? डीएनए का संश्लेषण होता है या डीएनए की प्रतिकृति होती है। क्या होती है? डीएनए का संश्लेषण होता है या डीएनए की प्रतिकृति होती है। ठीक है, क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है या फिर डीएनए की प्रतिकृति, यानी डीएनए स्वयं के समान नया डीएनए बना लेता है। इसको इसलिए एस अवस्था कहते हैं, सिंथेसिस फेज। आगे जीव अवस्था, इस अवस्था में क्या होगा? गुणसूत्रों के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होगा। इस अवस्था में क्या होगा? गुणसूत्रों के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इस अवस्था में क्या होगा? गुणसूत्रों के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, यानी कोशिका चक्र किसे बोले? जीनोम व कोशिका के अन्य घटकों के संश्लेषण को कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र कितनी अवस्था में? दो में, अंतरावस्था है विभाजन अवस्था। ठीक है, अंतरावस्था की बात करें, इस अवस्था के द्वारा कोशिका चक्र की शुरुआत होती है और इसको फिर तीन अवस्थाओं में विभक्त किया गया है: जीवन अवस्था, एस अवस्था और जीव अवस्था। जीवन अवस्था, एस अवस्था और जीव अवस्था। अगर हम बात करें पहले जीवन अवस्था की, इस अवस्था में क्या होगा कि जो कोशिका जो वृद्धि होती है उसको केंद्रक नियंत्रित करता है या कोशिका वृद्धि का नियमन केंद्रक के द्वारा होता है। सेल ग्रोथ इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस एंड इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट और डीएनए इज सिंथेसाइज्ड। एंड थर्ड इज G2 फेज। इसमें क्या होगा कि गुणसूत्रों के लिए प्रोटीन का संश्लेषण होगा। प्रोटीन की सिंथेसिस फॉर क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें क्या होगा? गुणसूत्रों के लिए प्रोटीन का संश्लेषण होगा। अगर दूसरी हम देखो विभाजन प्रावस्था, दूसरी प्रावस्था कौन सी है? विभाजन प्रावस्था। देखो कोशिका चक्र की जो ये विभाजन प्रावस्था है इसको भी चार भागों में बांटा गया है या चार अवस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी अवस्थाओं में? पहली है पूर्व अवस्था। कौन सी है? पूर्व अवस्था, यानी प्रोफेज। कौन सी है? पूर्व अवस्था। दूसरी है मध्य अवस्था, यानी मेटाफेज। और तीसरी है पश्य अवस्था। एनाफेज। और इसके बाद है अंत अवस्था, यानी टीलोफेज। ठीक है, यानी विभाजन प्रावस्था में कितने अवस्था में? चार में। पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, पश्य अवस्था और अंत अवस्था। एक एक को पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो पूर्व अवस्था होती है यानी प्रोफेज, इसमें क्या होता है? मेटाफेज में क्या होता है? एनाफेज में और टीलोफेज में क्या होता है? देखो पहले हम देखते हैं पूर्व अवस्था। क्या है? पूर्व अवस्था। देखो पूर्व अवस्था में पहला है, देखो पूर्व अवस्था या इसको प्रोफेज। पूर्व अवस्था में क्या होगा? ये सेल है, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, ये प्लांट सेल है। ठीक है, देखो प्लांट सेल के सबसे बाहर क्या होती है? कोशिका भित्ति। क्या होती है? कोशिका भित्ति। क्या होती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के नीचे होती है क्या? कोशिका झिल्ली। क्या होती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के नीचे होती है केंद्रक झिल्ली। क्या होती है? केंद्रक झिल्ली। ठीक है, और केंद्रक झिल्ली के नीचे ये होती है केंद्रिका। ये जो बिंदुनुमा संरचना इसको क्या बोलते हैं? केंद्रिका। ठीक है, और ये जाल जैसी संरचना होती है इसको बोलते हैं क्रोमेटिन जालिका। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेटिन
जालिका। ठीक है, देखो पूर्व अवस्था में क्या क्या चेंजेस होते हैं अभी बात करते हैं। देखो पूर्व अवस्था में देखते हैं क्या क्या है। देखो अब देखते हैं पूर्व अवस्था में। देखो पूर्व अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में सर्वप्रथम क्या होता है, क्रोमैटिन जालिका और केंद्रिका बन जाती है। इस अवस्था में सर्वप्रथम देखो इस अवस्था में सर्वप्रथम क्या होगा, क्रोमैटिन जालिका और केंद्रिका बन जाती है। इसके बाद क्या होगा, जो क्रोमैटिन जालिका जो होती है, इसके बाद क्या होगा, क्रोमैटिन जो जालिका जो होती है, क्रोमैटिन जालिका के द्वारा किसका निर्माण होता है, गुणसूत्रों का। किसका निर्माण होता है, गुणसूत्रों का। ठीक है, और जब गुणसूत्रों का निर्माण हो जाता है तो जो केंद्रक झिल्ली होती है वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। क्या होती है, केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। यानी कि इस अवस्था में सर्वप्रथम क्रोमैटिन जालिका और केंद्रिका बनती है, और उसके बाद क्या होता है कि जो क्रोमैटिन जो जालिका जो होती है, क्रोमैटिन जालिका है, उसके द्वारा गुणसूत्रों का निर्माण हो जाता है और केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। कौन सी अवस्था में, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा कि सर्वप्रथम क्रोमैटिन जालिका केंद्रिका बनेगी और उसके बाद क्रोमैटिन जालिका के द्वारा गुणसूत्रों का निर्माण होगा और केंद्रक झिल्ली क्या हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो अवस्था है उसको क्या नाम दिया गया, मेटाफेज या मध्य अवस्था। मेटाफेज या मध्य अवस्था। दूसरी है मध्य अवस्था या मेटाफेज। देखो मध्य अवस्था या मेटाफेज इसको पढ़ते हैं, ये सेल है, सेल के सबसे बाहर क्या होता है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, उसके नीचे कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब देखते हैं इस अवस्था में क्या क्या चेंजेज होता है। देखते हैं इस अवस्था में क्या क्या चेंज होता है। देखो इस अवस्था में क्या क्या चेंज है। देखो गुड जो ये मध्य अवस्था होते हैं, इस अवस्था में क्या होगा कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका को अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इस अवस्था में क्या होगा, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली अदृश्य हो जाते हैं। गुणसूत्र हैं वो मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। गुणसूत्र कहां पे होते हैं, मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ध्रुवीस्तर और तरकु तंतु विकसित हो जाते हैं और तरकु तंतु गुणसूत्रों को बांधे रखते हैं। क्या करते हैं, बांधे रखते हैं। ठीक है, मध्य अवस्था में क्या होगा, मध्य अवस्था में क्या होगा कि जो केंद्रिका झिल्ली और केंद्रिका जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दो ध्रुवीस्थल बन जाते हैं। ध्रुवीस्थलों के साथ तरकु तंतु विकसित हो जाते हैं। गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये तरकु तंतु क्या काम करते हैं, ये गुणसूत्रों को बांधे रखते हैं। क्या करते हैं कि गुणसूत्रों को बांधे रखते हैं। ठीक है, कौन सी अवस्था में, मध्य अवस्था में। तीसरी अवस्था है पश्च अवस्था। कौन सी है, पश्च अवस्था। कौन सी है, पश्च अवस्था। यहाँ पे ये है नाफेज में क्या होता है देखते हैं।
इस अवस्था में क्या होगा कि जो गुणसूत्र जो होते हैं, इस अवस्था में क्या होगा कि जो गुणसूत्र है वो किसकी ओर, ध्रुव स्थलों की ओर आकर्षित होकर ध्रुव स्थलों की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। देखो कौन सी अवस्था पढ़ रहे हैं, पश्च अवस्था। कौन सी है, पश्च अवस्था या एनाफी। इस अवस्था में क्या होगा कि जो गुण आधे गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए सेल में 6 है तो 3 ऊपरी और ध्रुव और 3 दूसरे ध्रुव की ओर चले जाते हैं। ठीक है, यानी इस अवस्था में क्या होगा कि जो गुणसूत्र हैं ध्रुव स्थलों की ओर आकर्षित होकर ध्रुव स्थलों की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। ध्रुव स्थलों की ओर आकर्षित होकर ध्रुव स्थलों की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, अगली कौन सी अवस्था है, अगली अवस्था है टीलोफेजिया अंत्यावस्था। कौन सी है, टीलोफेजिया अंत्यावस्था। कौन सी है, टीलोफेजिया अंत्यावस्था। ठीक है, देखो टीलोफेजिया अंत्यावस्था। लास्ट की है, चौथी नंबर की है अंत्यावस्था। या जिसको बोल देते हैं टीलोफेज, क्या बोलते हैं इसको, टीलोफेज। देखो टीलोफेज में क्या होगा, ये सेल है यानी कोशिका है, ठीक है, ये गुणसूत्र है ध्रुव स्थलों पर, देखो हम ये देखते हैं पहले तो क्या होगा, देखो अंत्यावस्था में सबसे पहले क्या होगा कि जो जब गुणसूत्र ध्रुव स्थलों पर चले जाते हैं तो गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली विकसित हो जाती है, होने लगती है। क्या होती है, केंद्रक झिल्ली विकसित होने लगती है। इसके अलावा केंद्रिका भी बन जाती है, इसके अलावा क्या होगी, केंद्रिका भी बन जाती है। देखो जो अंत अवस्था है इसमें सबसे पहले क्या होगा कि जब गुणसूत्र ध्रुव स्थलों पर चले जाते हैं, जब गुणसूत्र ध्रुव स्थलों पर चले जाते हैं तो गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली विकसित हो जाती है। इसके अलावा केंद्रिका भी बन जाती है, इसके अलावा क्या बन जाती है, केंद्रिका भी बन जाती है। और उसके बाद क्या होगा, देखते हैं इसके बाद क्या होगा, ये सेल हो गई, देखो देखो इस अवस्था में क्या होगा, हम लास्ट की जो विभाजन कोशिका चक्र की विभाजन अवस्था पढ़ रहे हैं और इसकी चौथे नंबर की है टीलोफेज। देखो इस अवस्था में सर्वप्रथम क्या होगा कि जब गुणसूत्र ध्रुव स्थलों पर चले जाते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं, ध्रुव स्थलों पर चले जाते हैं तो गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली बन जाती है, इसके अलावा केंद्रिका बन जाती है। ठीक है, जब केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विकसित हो जाती है तो इसके बाद कोशिका के बीच में या मध्य में, इसके बाद कोशिका के मध्य में
क्या कोशिका पट्टिका बन जाती है। जब कोशिका पट्टिका बन जाती है तो एक मात्र कोशिका के द्वारा दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। क्या होगा कि जब केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका बन जाती हैं तो क्या होगा कि कोशिका के मध्य में कोशिका पट्टिका बन जाती है, जिसके कारण एक मात्र कोशिका के द्वारा दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, कोशिका चक्र की दूसरी अवस्था पढ़ रहे हैं। कौन सी, क्या नाम था उसका, विभाजन प्रावस्था। विभाजन प्रावस्था, और विभाजन प्रावस्था को कितने भागों में बांटा गया है, 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। कितने भागों में बांटा गया, 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, प्रोफेज में तो क्या होगा, सबसे पहले क्या बनता है, क्रोमेटिन जालिका बनती है। क्या बनती है, क्रोमेटिन जालिका बनती है, जो क्रोमेटिन जालिका बाद में किस में बदल जाती है, गुणसूत्रों में बदल जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोफेज अवस्था में क्रोमेटिन जालिका के द्वारा क्या बन जाते हैं, गुणसूत्र बन जाते हैं और केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अदृश्य होने लग जाते हैं। कौन सी अवस्था में, प्रोफेज में। मेटाफेज में क्या होता है कि जो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अदृश्य हो जाएंगे, तल्गु तंतु बन जाएंगे, दो ध्रुवस्थल बन जाएंगे। ठीक है, और गुणसूत्र कोशिका के मध्य में यानी मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाएंगे। पश्चावस्था में क्या होगा, जो गुणसूत्र कोशिका के बीच में थे यानी मध्य में थे वो ध्रुवों की ओर चले जाएंगे। किसकी ओर चले जाएंगे, ध्रुवों की ओर स्थानांतरित हो जाएंगे। और लास्ट अंतरावस्था में क्या होगा कि जो गुणसूत्र हैं ध्रुवों की ओर चले जाएंगे, उनके चारों ओर केंद्रक झिल्ली बन जाएगी, साथ ही केंद्रिका बन जाएगी। जब केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका का निर्माण हो जाता है, जब केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका का निर्माण हो जाता है तो कोशिका के मध्य में क्या बन जाती है, कोशिका पट्टिका। क्या बन जाती है, कोशिका पट्टिका बन जाती है, जिसके कारण एक मात्र कोशिका के द्वारा कितनी, दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। एक मात्र कोशिका के द्वारा कितनी, दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है।